क्योंकि अगर कोई एक कर रहा है उसमें हम करने लगे तो हम उस आंदोलन के नेता नहीं कहे जाएंगे। इस महाभारत की लड़ाई में हमारे दो कर्ण और अर्जुन आपस में ऐसे भिड़े। जय हिंद साथियों। एसएससी सीजीएल 2024 का जैसे ही पीटी का रिजल्ट आया तो पूरे विद्यार्थी जगत में अफरा तफरी मच गया। लेकिन इस महाभारत की लड़ाई में हमारे दो कर्ण और अर्जुन आपस में ऐसे भिड़े कि विद्यार्थी अपनी समस्या ही भूल गए। रिजल्ट ऐसे दिया गया मानो जैसे एक ही सेंटर पर सभी टॉपर बैठे हुए थे। सरकार की लापरवाही, इनके काम और यहां पर विभाग के लोग जो एसएससी बोर्ड के जो अधिकारी हैं भांग की गोली खाकर कैसे नींद से सोए रहते हैं और पेपर तैयार करते हैं और कैसे एग्जाम होता है इस पर चर्चा करते हैं और कैसे पूरा खेल हो गया। इस वीडियो में देखिएगा, मजा आ जाएगा। यहां पर हम शुरू करते हैं। हमारे दिल्ली के सारे महारथी शिक्षक हैं जो खासकर एसएससी एग्जाम की तैयारी करवाते रहते थे। लेकिन अभी जो चीजें हो गई इसमें रिजल्ट आया और रिजल्ट जो आया जैसा कि आप लोग पहले ही देखे होंगे, ये रोल नंबर वाइज ऐसे बच्चे पास किए हैं मानो कि सभी टॉपर का पता न कैसे एक ही जगह इनको जगह मिल गया था। जैसे आप ये रोल नंबर है लास्ट से पकड़ लीजिए कि जैसे 95 नंबर, ये 95 वाला भी पास, 96 वाला भी पास, 97 वाला पास। हो सकता है 98 वाला सूतल रह गया होगा या नहीं आया होगा। 99 वाला पास, फिर 100 के बाद आइए 102, यानी यहां पर 2 4 6 7 8 9 नहीं था 10, हो सकता है 9 वाला की सेटिंग नहीं हुआ होगा। 11 12 13 खत्म तो 14 17 18 21। अब जरा सोच के देखिए कि 17,000 सिर्फ वैकेंसी दी गई और उसमें 36 लाख फॉर्म भरे गए और ऐसे रिजल्ट लगातार आ रहा है तो आपको नहीं लगता है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है? और इतना ही नहीं, जब डाटा आगे भी बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 21 22 23 24 फिर 27 29। यहां पर बढ़िएगा तो 32 के बाद 33 वाला पास, 34 वाला, 35 वाला, 38 वाला, 39 वाला, 41 वाला, 47 वाला, 48 वाला, 50 वाला। और याद रहे मेरे दोस्त, सिर्फ एक बच्चा जब पास होता है तो 10-10 हजार बच्चा को वो पीछे छोड़ता है। यहां पर आप जरा गौर करिएगा कि ऐसे लगातार ये पास हो गए। कैसे भाई? कैसे? वो सेंटर चल रहा था क्या, एक सेंटर या 2 सेंटर या 3 सेंटर, चूंकि लगातार ये सीरियल वाइज है तो क्या पता कि कैसा सेटिंग हुआ होगा। कहीं पूरे के पूरे सेंटर ही तो मैनेज नहीं हो गए। एसएससी को इस पर सफाई देनी चाहिए थी, लेकिन एसएससी सफाई तो तभी देता जब उसके कान में बिरिया बम जलाकर, एगो बिरिया फटाका होता है, एगो आलू बम होता है। बिरिया बम फटाका से तो कुछ होता नहीं, आलू बम का आवाज सुनाया जाता तो शायद बोल पाता। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि हमारे कर्ण अर्जुन अपने लड़ने लगे। तो अपने लड़ने के चक्कर में क्या हुआ, हमारी नीतू मैम भी आ गई और नीतू मैम और बाकी हमारे कर्ण अर्जुन, इन सब के चक्कर में ये मुद्दा कैसे खत्म हुआ उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि 1.86 लाख कैंडिडेट पास हुए। जनरल कट ऑफ गया 153। बाबू दिमाग छिड़िया गया 153 कट ऑफ देख के, क्योंकि वैकेंसी पिछले बार 7,000, इस बार 17,000 और वैकेंसी बढ़ गई तब भी कट ऑफ और बढ़ गया। यानी वाह रे वाह, सीट बढ़ने के बाद भी सीजीएल टियर 1 एग्जाम डेट 9 से 26 सितंबर 2024 तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में कुल वैकेंसी 17,727, कुल कैंडिडेट 36.73 लाख यानी लगभग 37 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं। पास कैंडिडेट 1.86 लाख। कट ऑफ मार्क्स 153 जनरल वाला का दिया है, 142 ईडब्ल्यूएस का दिया था, इसी तरीके से 146 ओबीसी का आया था। इस तरीके से रिजल्ट आया। बच्चे परेशान, कट ऑफ सुनकर हालत खराब कि बढ़िया बढ़िया मास्टर बैठ जाए ता ना आए, ऐसी स्थिति। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि टीचर अपने आप में उलझ गए। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि अगर सीजीएल पास करता है स्टूडेंट तो किस विभाग में जाता है, उसके बाद हम पूरा तरीके से आपको बताएंगे कि यह ट्विटर आंदोलन फेल कैसे हुआ और किसके वजह से फेल हुआ। अब चलिए, यहां पर एसएससी सीजीएल परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार को भारत सरकार के कई विभाग में नौकरी मिलती है। इन विभाग में यह पद शामिल है, यानी आप केंद्र सरकार के अधीन इसको जॉब प्राप्त करते हैं।
आयकर विभाग में सीजीएल पास करने के बाद लोग कहां जाते हैं? आयकर विभाग में जॉब करते हैं, या सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग में, केंद्रीय सचिवालय सेवा में, इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए में जाते हैं, सूचना ब्यूरो में जाते हैं, रेल मंत्रालय में जाते हैं। यहां से सीजीएल क्वालिफाई करके बच्चे यहां पर पहुंचते, अधिकारी बनते हैं जी। अब रही बात कि ये जो रिजल्ट आया आपने देख लिया, रिजल्ट कैसे आया, लेकिन अगर जगाना था हमको, एसएससी को जगाना था, सरकार को, लेकिन जब जगाने गए तो अपने सभी योद्धा आपस में लड़ना शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ? आंदोलन असफल हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे एक अर्जुन हैं, आदित्य रंजन भाई हमारे, अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन लिखते हैं एसएससी जवाब दो, ट्विटर पर आंदोलन छेड़ा, एसएससी जवाब दो। कहेंगे आप कहां थे भैया? जिस समय इधर बीपीएससी वाला मुद्दा चल रहा था, चुपके से उधर 5 तारीख को रिजल्ट दे दिया उधर सीजीएल ने। इधर बिहार के सारे टीचर इधर पटना में फरिया रहे थे सरकार और बोर्ड से, तो उधर दिल्ली के टीचरों का जो आपस में फूट होने की वजह से देखिए बच्चों का नुकसान। इन्होंने ट्विटर पर कैंपेनिंग किया, एसएससी जवाब दो, एसएससी जवाब दो। तो एसएससी कहा हमारे अनंत सिंह जी के तरह कि कौन सी जवाब दो, तो पागल वाला बात करता है, कौन सी जवाब दो, उसको पते नहीं चला कि जवाब क्या देना है। यहां पर हमारे एक अभिनय सर है अर्जुन 2, ये क्या किए, इन्होंने क्या लिखा, हैशटैग ट्विटर पर देखिए अलग अलग चीजें ट्रेंड कराई जा रही थी। ट्रेंड कैसे होता, यहां लिखा गया था एसएससी स्टॉप स्कैम, एसएससी मार्क्स पब्लिक करो, एसएससी सुधार करो। 11 बजे से, कोई 10 बजे से कर रहा है किसी दिन, कोई 9 तारीख को, कोई 10 तारीख को, कोई 11 तारीख को आंदोलन कर रहा है। अलग अलग चीजें क्यों कर रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। एसएससी वेटिंग लिस्ट, ये अलग अपना, ये अलग अपना, ये अलग अपना। वजह क्या है? क्योंकि अगर कोई एक कर रहा है उसमें हम करने लगे तो हम उस आंदोलन के नेता नहीं कहे जाएंगे। सीधा सा बात यही है मेरे दोस्त कि भाई आगे आगे गया है ओकरा पीछे पीछे जाएंगे तो कुछ लगुआ हो जाएंगे। और रही बात की सच्चाई तो इतनी है बाबू, शिक्षकों में इतनी सच्चाई है, इतनी जलनशील लोग हो गए हैं कि सोचता भी है कि पहले हम कर देते हैं और तब ओकरा सबके कहेंगे। पहले आपस में लोग बात भी नहीं करता है कि बच्चों के हित में ऐसी कौन सी बात रखी जाए, सब मिलकर कि बच्चों के हित में फैसला आए। यही वजह है कि सब कोई अपना अपना करते हैं और अपना अपना करने के वजह से यह हुआ कि आंदोलन असफल हो गया। कोई सुनवाई नहीं है इस पर, कोई सुनवाई नहीं है। इतनी बड़ी धांधली लेकिन कोई सुनवाई नहीं। रिजल्ट कैसे तैयार हुआ आप देख लिए ना, लेकिन सुनवाई नहीं हो रहा है। इसका एक ही मतलब है कि अलग अलग चीजें लोग कर रहे हैं, एक दूसरे के ही विरोध करने में लग गए। अगर ये एकजुट होकर आवाज उठाते, आपने देखा पटना हिला दिया यहाँ के छात्र और शिक्षक ने। और पटना में आपने एक बार ईडब्ल्यू एसेंशियल वाला देखा, मनवा लिया ना जी कि विभाग गलती कर रहा है, उसके बाद बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन करेगा, मनवा लिया ना। सभी टीचर छात्र नेता एक मंच पर आए और देखिए कैसे बात अभी लगातार आपके सामने ना दोनों चीज हुआ है जी। बीपीएससी वाला बात हो, बीपीएससी का नॉर्मलाइजेशन वाला बात हो, देखिए खान सर हो, रहमान सर हो, एसके झा सर हो, कोई भी टीचर हो, हमारे सभी शिक्षक एक साथ आए, सभी बच्चे एक साथ आए, तो झुकना पड़ा। लगातार 3-4 दिन के अंदर तो दोनों चीज बात देख लिए। यहां राज्य में यहां लोग जो करते हैं भाई, वहां आप लोग केंद्र में बैठे हुए तब आप लोगों से नहीं हो रहा है, बताइए। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर सवाल उठता है कि 2.5 गुना वैकेंसी, फिर कट ऑफ कैसे बढ़ा, एक ही सेंटर इतने सिलेक्शन कैसे हो रहे हैं एक ही सेंटर से, और क्या पैसे देकर सीट खरीदी जा रही है। एसएससी को इस पर जवाब देना चाहिए था, इस पर जवाब मांगना चाहिए था। अगर सभी लोग एकजुट होकर मांगते तो शायद देना पड़ता। अब मैं दोस्त एक बात कहना चाहूंगा, जो एसएससी के अंदर सबसे घटिया और वाहियात चीजें चल रही हैं, वो क्या चल रही है ये देखिए। इनको सुधार करवाना होगा कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के लेवल, पेपर का जो लेवल है, इनको पता नहीं चलता। ये सब भांग के गोली खा के पेपर का लेवल सेट करता है जी। एमटीएस के पेपर सीजीएल से ज्यादा हार्ड देता है,
मैथ के प्रश्न को उठाकर देखिए, सीजीएल में पूछता है बच्चा बच्चा वाला सवाल, और एमटीएस में पूछता है जैसे अधिकारी बना रहा है। जो मैट्रिक लेवल, ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल, पता चलना चाहिए कि कैसा कैसा व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है। सब गया है पैसा से जी, ये पैसा वाला सबके काम है, जो पैसा से सेटिंग करके गया है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है, बच्चे बर्बाद हो रहे। एक तो सरकारी नौकरी में सिर्फ 2% लोग जाते हैं, वह 2% में से एक के विद्यार्थी को 3-3 बार गिना जाता है। कैसे? जे बच्चा इस बार क्वालिफाई किया, जब तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं होगी दूसरा एग्जाम आएगा, वो बच्चा दूसरे एग्जाम में बैठता है। जो बच्चा एक बार सिलेक्शन लिया, रिजल्ट लाया, दूसरा बार भी लाएगा, तीसरा बार भी लाएगा, क्योंकि उस बच्चे के अंदर प्रतिभा है। तो इसकी काउंटिंग इस बार भी हुआ, अगले बार भी होगा। 3-3 साल तक एक ही बच्चा काउंट होते रहता है और नए बच्चों को मौका नहीं मिलता है। इस तरह से काम होता है। इनके पेपर लेवल बनाने का कोई ढंग ही नहीं है। आगे है ट्रांसपेरेंसी, तो कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ नहीं है। रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन तो आज तक किसी को समझ में नहीं आया करते कैसे हैं। जब एग्जाम सेंटर में बच्चा जाता है, नौकर माउस ठीक से काम करता है, ना कंप्यूटर ठीक से काम करता है। आए दिन हर बार विवाद होते रहता है, पेपर लीक होते हैं, पेपर बिकते हैं। एमटीएस वाला आप उठाकर देख लीजिए। तो जो गरीब किसान मजदूर का बच्चा है, वो कहां से 10-10 लाख रुपया में पेपर खरीदेगा? तो इनको तो हक नहीं है जीने का, ना जॉब में जाने का। अगर इनके पास योग्यता है, लात मार के भगा दे गेट पर से इसको। ये चल रहा है। वेटिंग लिस्ट नहीं रखते हैं ये। वेटिंग लिस्ट नहीं रखने के कारण कितना बड़ा नुकसान होता है नए छात्रों के लिए, पता है इनको? ना सरकार की ध्यान है, ना आयोग को ध्यान है थोड़ा सा भी। वेटिंग लिस्ट नहीं रहने पर, जरा सपोज करिए कि अगर कोई वैकेंसी आती है, बहुत सारे लोग जॉब में रहते हुए भी एग्जाम देते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो आज मान लो इंदौर में जॉब कर रहे हैं और उनका मन होगा कि कल मुझे पटना में जॉब चाहिए। इस बार सीजीएल का वैकेंसी आया, भर दिया उसने। और अगर पटना उसको नहीं मिला, सेलेक्ट हो गया कि भाई पटना मिलेगा, और वो पटना नहीं रहना चाहता है, इंदौर नहीं रहना चाहता, वो अपने मन मुताबिक अगर उसको जगह नहीं मिले तो छोड़ दे रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी योग्यता को आजमाने के लिए एग्जाम देते हैं, बाकी वो जॉब में है, पहले से सेटल है, उसी पद पर जॉब कर रहा है, उसी पद के लिए फॉर्म भर दे रहा है। कोई रोकने वाला नहीं है उसको, वो सीट खा जा रहा है। मान लो कि पिछली बार अगर 7,000 वैकेंसी, 7,000 बच्चे में से अगर 4,000 बच्चे भी इस बार भी फॉर्म भर देते हैं अपनी योग्यता जांचने के लिए, या अपने मन मुताबिक कोई जगह मिल जाए इसके लिए, तो नयका बच्चा तब 5,000 ही, मतलब 2,000 ही इसमें आया। तो अब बड़ी बात यह है कि कैसे इसको जब तक आप नहीं सुधारे, ये सुधारना किसका काम है? आयोग का। ये नहीं सुधारेगा और इसके वजह से नए बच्चों को मौका नहीं मिल पाता है। इतना ही नहीं, यह वेटिंग लिस्ट न रहने के कारण सबसे बड़ा नुकसान देखिए, इसने मान लीजिए 7,000 पिछली बार वैकेंसी दिया था, अब इसमें से हो सकता है कि 2,000 जॉब नहीं करते हैं, ये इन्होंने ऐसे ही पास कर लिया। टैलेंटेड बंदा था, पहले से भी जॉब कर रहा था, उस लेवल के पद पर वो पहले से है। अब ये 2,000 नहीं जाता है तो ये 2,000 सीट खाली रह जाती है। और अगली बार अगर 15,000 वैकेंसी है तो 2,000 इसको जोड़ दिया, 2,000 इसको जोड़ दिया और पुरा दिया कि भाई अब हम 17,000 बहाली किए। सरकार भी खुश है, पिछला बार भी 2,000 को जोड़ा, इस बार भी इसी 2,000 को यहां दे के कहा कि पिछला बार 7,000 दिए और इस बार 17,000 दे दिए। सरकार को तो डाटा चाहिए, दिखा रहा आपको कि भाई नौकरी दे रहे हैं, लेकिन नौकरी तो हो ही नहीं रहा योग्य व्यक्ति को, जिसको जरूरत है उसको हो ही नहीं रहा है। तो वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए। वेटिंग लिस्ट जारी करने में क्या शर्म है जी? वेटिंग लिस्ट देने में क्या शर्म है आपको? कोई बच्चा एग्जाम पास करके गया और कोई सीट खाली हो जाता है और वो 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, 0.5, 0.3 से वो पीछे है, नीचे है, लेकिन जब सीट खाली होता है तो उनको मौका क्यों नहीं देते आप? इसमें शर्म की क्या बात है? अजीब हालत है, कोई नहीं सोच रहा इसके बारे में। कहां है सरकार, कहां है विभाग के लोग, क्यों नहीं सोचते इसके बारे में? और रही बात, जॉब वाले विद्यार्थी को सेम लेवल एग्जाम में न बैठने दिया जाए, यह मेरा अपना विचार है। सेम लेवल के एग्जाम में जिस पद पर तुम हो
उसी लेवल का एग्जाम तुम दे रहे हो एसएससी के अंदर, तो नहीं बैठने दिया जाए। दूसरे लेवल का के लिए तुम जा रहे हो, अब सीएचएसएल वाला है, सीजीएल देगा तो देने दीजिए। एमटीएस वाला है, सीजीएल देगा तो देने दीजिए। सीजीएल वाला को सीजीएल में मत देने दीजिए एग्जाम। डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उससे इसका प्रमोशन होगा। भाई एक तो ऑलरेडी घर में घुस चुका है, जो घर में है वो बोरा बिछा कर सूते, पलंग पर सूते, खटिया पर सूते, घर में है ना जी, जो घर से बाहर है उसको घर में लाने की कोशिश किया जाए। क्यों घर में आ जाए तो बोरा बिछाकर, चटाई बिछाकर सो जाए। तो सेम लेवल में अगर कोई सीजीएल क्वालिफाई है, वो जॉब कर रहा है, सीजीएल के एग्जाम में ना बैठने दिया जाए। सीएचएसएल वाला जाए सीजीएल में चलेगा, एमटीएस वाला सीएचएसएल में जाए, सीजीएल में जाए चलेगा, लेकिन एमटीएस वाला भी एमटीएस में फिर एग्जाम दे रहा है, नहीं। आप अपने पद का प्रमोशन करवाना चाहते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है तो जॉब वाला बच्चा दोबारा प्रमोशन करा सकता है ना, लेकिन क्योंकि वो दोनों एग्जाम में बैठ जाता है, फ्रेश एग्जाम में भी, नई एग्जाम में भी बैठ जाता है जो जॉब वाला है, और डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी बैठता है, उसका अधिकार है। लेकिन नया का बच्चा तो डिपार्टमेंटल एग्जाम में ना बैठेगा, वो तो फ्रेश नया बहाली है उसी में बैठेगा। इसलिए इस चीज को खत्म किया जाए कि अगर सीजीएल लेवल का क्वालिफाई किए हुए है, जॉब कर रहा है, तो उसको नहीं बैठने दिया जाएगा। तो यह चीजें अगर होती हैं तो ज्यादा से ज्यादा नए बच्चों को मौका मिलेगा। और दिल्ली के शिक्षकों को ना सीखिए जरा, बिहार के टीचर से, बिहार के छात्रों से सीखिए कैसे अपनी बात को रखा जाता है। आप लोग अपने आप में सोचते हैं कि सबसे बड़ा महारथी इस संसार में हम पैदा हुए हैं, हमरा से बड़का कोनो है नहीं है। इतना जलन एक दूसरे से भाई, इतना ईगो, इस ईगो के चक्कर में जो आपसे उम्मीद लगाए हुए बच्चे बैठे हैं ना, इनको कुछ हासिल नहीं होता। कहां से लाएगा भाई इतना इतना कटअप पढ़ के आएगा है? 153 अगला बार हो जाएगा 170 है, इस तरह से स्थिति चलते रहेगा। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत बड़ी करप्शन है ये, इस पर सभी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। और भाई जब भी कोई भी व्यक्ति आता है बोर्ड पर, कुछ भी अपना मन से स्टार्ट कर दिया पहले से, कोई भी आंदोलन, अरे एक व्यक्ति का काम है आंदोलन कर देना, एक व्यक्ति से होगा, तो जब एक व्यक्ति से नहीं होगा तो बाकी लोगों से विचार करनी चाहिए ना पहले, और फिर करिए। सब मिलके एक जगह ताकत लगाइएगा तो पता चलेगा, है ना। तो जानबे करते हैं कि जब बच्चा न कानता है ओकरा मायो दूध नहीं पिलाती है, सोचती कि बच्चा पेट भरल होगा। तो जब तक सरकार को नहीं जगाइएगा, विभाग को नहीं जगाइएगा, कि जो करप्शन चलते आ रहा है चलते रहेगा, आगे भी चलते रहेगा। और गरीब किसान मजदूर के बाल बच्चा जो मेहनती है, जो सीधे पढ़ के जाना चाहते, जो योग्य है, वो तो नहीं पहुंचेगा। बाकी दोस्तों आप अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिएगा कि विभाग के साथ साथ हम शिक्षकों को भी सुधरने की जरूरत है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।